जय हिंद साथियों, चहल एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, करंट अफेयर का एक और सेशन में आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे देश विदेश की सारी एग्जाम ओरिएंटेड खबरों के बारे में। अब आपको नोट्स बनाना शुरू कर देना चाहिए, ताकि एग्जाम में आपको एट द एंड ऑफ द मोमेंट आपको बहुत सारी हेल्प मिल सके। आपके जो नोट्स हैं वही आपके सबसे अच्छे सपोर्टर, सबसे अच्छे साथी साबित होने वाले बच्चों। क्योंकि डेफिनेटली जब आप पढ़ते हो तो उस टाइम हम लोग सोचते हैं ठीक है यार, देखेंगे देखेंगे देखेंगे, वो देखता ही रह जाता है इंसान। आपको नोट्स बनाना है। चलिए शुरुआत करें। देखते हैं, पहला टॉपिक आपके लेके आया, इंडियाज एग्रीकल्चरल सेक्टर फेसेस क्लाइमेट चैलेंजेस, एफएओ रिपोर्ट। देखिए, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है एफएओ, उसकी एक रिपोर्ट के हिसाब से क्या आ रहा है कि इंडियन एग्रीकल्चर जो है, ठीक है, आपका इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है बच्चे, इंडियन एग्रीकल्चर क्या फेस कर रहा है, क्लाइमेट चैलेंज फेस कर रहा है। ठीक है बच्चों, इंडियन एग्रीकल्चर की अगर हम बात कर रहे हैं, जस्ट अ मिनट बच्चों, ओके ना, यहां देखो, ठीक है। चलिए, तो इंडियन एग्रीकल्चर आपका क्लाइमेट से रिलेटेड चैलेंजेस फेस कर रहा है, ये बात आप याद रखना। ठीक है बच्चे, ये आपकी रिपोर्ट कह रही है। और जब क्लाइमेट है, डेफिनेटली एग्रीकल्चर की जब भी बात आएगी तो क्लाइमेट सबसे बड़ा फैक्टर हो जाता है एग्रीकल्चर के फील्ड में। आप देखो, बरसात होगा तो क्लाइमेट ही है, नदियां बढ़ेंगे घटेंगी क्लाइमेट ही है, ग्राउंड वाटर बढ़ेगा घटेगा क्लाइमेट ही है। तो क्लाइमेट सबसे बड़ा फैक्टर है, और क्लाइमेट ने ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है भारत की एग्रीकल्चर को, यानी कि खेतीबाड़ी को। ये आपका एफएओ का रिपोर्ट कह रहा है, और यही आज हम लोग कवर करने वाले। क्लियर पॉइंट। चलिए आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या चीजें आएंगी। अब देखिए रिपोर्ट क्या कहती है। एफएओ यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये बताती है कि जो ग्लोबल एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी एंड फूड रेसिस्टेंस है, इसके बारे में ये एक रिपोर्ट है जो आपको इंडिया का भी रिपोर्ट शेयर करेगी। इट इवेल्युएट्स नेशंस ऑन पैरामीटर्स लाइक क्रॉप यील्ड, यानी कि हम 193 जो हमारी कंट्रीज हैं, इन सब के एग्रीकल्चर को क्या करता है, इवेल्युएट करेगा। ठीक है, एग्रीकल्चर को इवेल्युएट करके बताएगा कि कौन से देश में एग्रीकल्चर डेवलप किया है, कौन से में डेवलप नहीं किया, ये सारी चीजें आपको बताएंगे। जैसे क्रॉप यील्ड की बात कर रहे हैं, कितनी फसल उग रही है किस देश में, ठीक है, किस देश की इरिगेशन फैसिलिटी कैसी है, सॉइल हेल्थ कैसा है, क्लाइमेट एडेप्टेशन पॉलिसीज कैसी है। हम जब ये क्लाइमेट एडेप्टेशन पॉलिसीज का मतलब ये है कि देखो, क्लाइमेट तो चेंज होगा, नो डाउट, है ना, उससे कॉम्पीट करने के लिए या फिर उसके अनुसार हम अपनी जो देश की पॉलिसीज बना रहे हैं वो उसके अनुसार है कि नहीं है। लग रहा गर्मी बहुत ज्यादा है भाई साहब, लेकिन हम सर्दी के लिए पॉलिसी बना रहे हैं, ऐसा नहीं। हमारे क्लाइमेट में वही पॉलिसीज को हम लोग बताएं, वही पॉलिसीज को हम लोग इंट्रोड्यूस करो जो कि हमारे क्लाइमेट के हिसाब से अडॉप्ट हो सके। क्लाइमेट के अनुसार हम लोग पॉलिसी बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद आप देखना जो रिपोर्ट है ना, डेटा ड्रिवन हो, डेटा के आधार पे रिपोर्ट हो, ना कि जो ही हवा में सैंपल के आधार पे बना दिया जाए। क्लियर पॉइंट। तो ये रिपोर्ट यही बताती है ओवरऑल कि किस देश का क्लाइमेट या फिर एग्रीकल्चर कैसा है, और वहां के कल्चरल पॉलिसीज कैसी हैं, और वहां एग्रीकल्चरल यील्ड कैसा है, और अगर नुकसान है तो क्यों है, और प्रॉफिट है तो क्यों है। ठीक है, चलिए, तो अब इंडिया का जो फार्म आउटपुट है 3.8% घट गया है, यानी कि 100 टन का अगर हमारे पास खेतीबाड़ी प्रोडक्शन हो रहा था, तो जिसमें हमारा 3.8% कम हुआ है 2024-25 में। ये चीज है, इसका मेन कारण क्या है, ठीक है, इरेगुलर मॉनसून का पैटर्न है, मॉनसून कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, जल्दी आ रहा है लेट आ रहा है, ये सारा कुछ। ठीक है, उसके बाद आप देखना व्हीट एंड राइस यील्ड्स डिक्लाइन इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न स्टेट्स। जो हमारा नॉर्दर्न स्टेट्स है और ईस्टर्न स्टेट्स है, उसमें गेहूं और चावल की फसलें बहुत कम उगी है। आपको पता है चावल की फसल के लिए पानी बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन यहाँ पे बरसात बहुत कम हुई है, जिसकी वजह से चावल की फसल अच्छी पैदावार नहीं दे पाई है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की अगर हम बात करेंगे तो है ही पहाड़ी क्षेत्र, तो वहां पे तो बरसात बहुत ज्यादा है लेकिन खेतीबाड़ी के साधन अच्छे नहीं है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में कैसे आप खेतीबाड़ी करोगे। तो ओवरऑल जो डिक्लाइन आप लोग देखोगे फूड के सेक्टर में इंडिया का दिखाई दे रहा है। क्लियर पॉइंट। अब देखिए इसमें हमारे फूड की अवेलेबिलिटी जो है वो इफेक्ट होने वाली है। सेंट्रल और साउदर्न इंडिया की बात कर लेते हैं तो बहुत लंबे समय से ही वहां पे हीट का स्ट्रेस बहुत ज्यादा, आप देखना साउथ साइड में हीट का स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है।
नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बरसात ज्यादा है तो खेतीबाड़ी की जमीन नहीं है, साउथ साइड में खेतीबाड़ी की जमीन है तो हीट इतनी ज्यादा है कि वहां की सॉइल अपनी फर्टिलिटी लूज कर देती है, वाटर अवेलेबिलिटी कम हो जाता है, ग्राउंड वाटर जो है वो सूख जाता है। तो इन सारे चीजों की वजह से हमारा टोटल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो है वो कम हुआ है। ठीक है, फार्मर्स का और कुछ गवर्नमेंट की स्कीम का भी देख लेते हैं क्या असर पड़ता है। फार्मर्स का इंश्योरेंस कवरेज बहुत कम हुआ है, पुअर इरिगेशन फैसिलिटीज गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की गई हैं, हमारा लिमिटेड एक्सेस टू ग्रीन टेक्नोलॉजी, लोगों को किसानों को ये पता है नहीं कि ग्रीन टेक्नोलॉजी क्या होती है। खेतीबाड़ी में हम लोग फर्टिलाइजर की जगह मेन्योर इस्तेमाल करें, मेन्योर कैसे बनाया जाएगा, उनको ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी, ऐसी कोई फैसिलिटी यहाँ पे सरकार के द्वारा प्रोवाइड नहीं की गई है। उसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव जरूर लिए हैं नो डाउट, लेकिन ये इनिशिएटिव इतने कारगर नहीं है। जैसे कि देखो पीएम कुसुम योजना जो है सरकार ने ये लगाया था, ठीक है। उसके बाद नेचुरल फार्मिंग मिशन, उसके बाद एग्रीटेक स्टार्टअप्स, ये सारे के सारे ऐसे स्कीम्स गवर्नमेंट लेके आई थी जिससे कि एग्रीकल्चर आपका इंप्रूव होगा। ठीक है, यानी कि कहा जाए कि गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं किया है, गवर्नमेंट ने अच्छा खासा काम किया है यहाँ पे, लेकिन उतना आउटपुट नहीं मिल पाया क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है भाई, स्कीम तो चला देती है लेकिन वो स्कीम आगे चल के कितना अप्लाई होती है, आगे चल के वो स्कीम की देख रेख कौन कर रहा है भी कि नहीं है, इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं आता। आपको पता है दिस इज इंडिया, इंडिया में स्कीम कागजों पे ज्यादा होती है और रियलिटी में बहुत ही कम होती है, तो जिसका रिजल्ट तो आपको देखने के लिए मिलेगा ना भाई साहब। तो यहाँ पे कहा जा रहा है FAO के द्वारा कि भाई साहब इंडिया को तगड़ी जरूरत है अभी आपके एग्रीकल्चर फील्ड में सुधार करने की, वरना 2035 आते आते इंडिया की जो फूड सिक्योरिटी है खतरे में आ जाएगी, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो खतरे में आ जाएगी, ऐसा FAO का कहना है। इसलिए वाटर एफिशिएंट क्रॉप ही लगाना चाहिए, ठीक है, प्रिसाइज फार्मिंग करनी चाहिए इंडिया को, ताकि फूड सिक्योरिटी के क्षेत्र में इंडिया आत्मनिर्भर बन सके। ठीक है बच्चों, चलिए अगला आता है अहमदाबाद रिकमेंडेड टू होस्ट 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स। अभी देखिए कॉमनवेल्थ गेम है ना 4 साल में एक बार होता रहता है ना, 4 साल में एक बार होता है और इसमें 72 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, 72 कंट्रीज यानी कि 72 देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, याद रखिएगा। क्लियर पॉइंट। चलिए तो अब ये क्या बता रहा है, ठीक है, कि अहमदाबाद को इंडिया ने रिकमेंड किया है कि हमारी तरफ से अहमदाबाद जो है वो होस्ट करेगा कॉमनवेल्थ को। अब अहमदाबाद ही क्यों करेगा, देखिए हर एक 4 साल में एक शहर चुना जाता है, ठीक है, एक शहर या फिर एक सिटी चुनी जाती है, या फिर एक कंट्री भी कह सकते हो क्योंकि उस कंट्री का एक ही शहर चुना जाता है। ठीक है, तो इंडिया ने इस बार बिड किया है, बोला है कि हम चाहते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम हमारे देश में हो, और कहां पे हो, तो अहमदाबाद में हो। ये ऐसा न्यूज आई हुई है और इस न्यूज को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो जो आपका एग्जीक्यूटिव बोर्ड है कॉमनवेल्थ का, वो क्या ऑफिशियली उसने रिकमेंड किया हुआ है अहमदाबाद को, जो कि गुजरात में है, कि वो होस्ट करेगा क्या 2030 का कॉमनवेल्थ गेम। ठीक है, अच्छा कॉमनवेल्थ गेम में कॉमनवेल्थ कंट्रीज कौन सी होती हैं, देखिए यूके ने, ब्रिटेन ने जिन जिन कंट्री के ऊपर कब्जा किया था ना, उन सारी कंट्री का मिला के एक ग्रुप बना दिया जिसको कॉमनवेल्थ ग्रुप बोलते हैं, और कॉमनवेल्थ ग्रुप ही आपस में कंपटीशन करते हैं स्पोर्ट्स में, तो ये कॉमनवेल्थ वही कॉमनवेल्थ है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे तो फाइनल डिसीजन जो होगा ना 26 नवंबर को लिया जाएगा, और अभी रिकमेंड किया गया है, देखिए हेडिंग में भी मैंने आपको रिकमेंड ही दिया हुआ है, रिकमेंड किया गया है कि भैया अहमदाबाद आगे 2030 में जो कॉमनवेल्थ होने वाला उसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, चलिए फाइनल डिसीजन जो होगा जनरल असेंबली ग्लासगो में लिया जाएगा, तब हम देखेंगे कि अहमदाबाद होस्ट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, फिर किसी और कंट्री को, किसी और सिटी को ये होस्टिंग का चांस मिल गया है। अब देख कॉमनवेल्थ गेम्स क्या एक मल्टी स्पोर्ट गेम है, इंटरनेशनल इवेंट है, 4 साल में एक बार कराया जाता है, जिसमें अलग अलग देश के जो एथलीट्स हैं वो आते हैं। इंडिया में अगर 2030 में हो जाता है तो याद रखिएगा इंडिया में 20 साल बाद ये दोबारा से ऑर्गेनाइज होगा, क्योंकि इंडिया में 2010 में पहली बार हुआ था। ठीक है, याद रखना आखिरी बार हुआ था, तो इंडिया में 2010 में जब लास्ट टाइम किया गया था तो 2030 में और 20 साल कंप्लीट हो जाएंगे। अब ये दिल्ली में हुआ था, और उससे हुआ क्या है, ये इवेंट जो है क्या प्रमोट करता है, स्पोर्ट्समैनशिप प्रमोट करता है, कल्चरल एक्सचेंज प्रमोट करता है, जो 72 देश आएंगे अपने एक दूसरे का कल्चर भी तो एक्सचेंज करेंगे भाई साहब, इंटरनेशनल कॉपरेशन दिखाता है कॉमनवेल्थ नेशंस के बीच में। कॉमनवेल्थ नेशंस का मतलब वही 72 देशों की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिए इट अप्रूव दिस विल मार्क द रिटर्न ऑफ द गेम्स आफ्टर इंडिया टू इंडिया आफ्टर 20 ईयर्स। ठीक है, 20 साल के बाद, जैसे इंडिया का स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी इंप्रूव होने वाला है, यानी कि स्पोर्ट्स के मैटर में भी हम लोग
आप डिप्लोमेटिक टॉक कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने वाला है। इट लाइन विद द लॉन्ग टर्म गोल ऑफ द होस्टिंग 2036 में क्या होने वाला है, ओलंपिक के गेम होने वाले हैं, उसमें भी अहमदाबाद को ही रिप्रेजेंट करना रहेगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये कह लो कॉमनवेल्थ तो जस्ट एक रिहर्सल का काम कर रहा है, हमारा टारगेट कौन सा है, तो ओलंपिक में जाना हमारा टारगेट है, यानी इंडिया में ही ओलंपिक होगा 2036 वाला, ऐसा माना जा रहा है अगर अहमदाबाद ने कॉमनवेल्थ गेम को होस्ट कर दिया तो। ठीक है बच्चे, चलिए। लेकिन यहाँ पे एक आपको कॉम्पिटिशन और दिखाई दे रहा है, नाइजीरिया का अबूजा एक कंपटीशन दिखाई दे रहा है अहमदाबाद के सामने। ठीक है, बट द बोर्ड हैज एश्योर्ड सपोर्ट फॉर दिस फ्यूचर भी। ठीक है, बट लेकिन बोर्ड में क्या बोल रहा है, बोर्ड ने ये अश्योरिटी दिया है कि हाँ अहमदाबाद हो सकता है, अहमदाबाद के पास तकरीबन 90% चांसेस है कि वो होस्ट करेगा। ठीक है, अब देखो इसे होगा क्या, अगर अहमदाबाद ने होस्ट किया तो इंडिया का ग्लोबल जो इमेज है वो सुधरेगी, ग्लोबल इमेज बढ़ेगी, स्पोर्ट्समैनशिप का मैनेजमेंट बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस बढ़ेगा, यानी कि भाई कॉमनवेल्थ हो रहा है 4 साल बाद, जो होता है पूरी दुनिया पार्टिसिपेट करने को तैयार है उसमें, करती भी है उसमें, वहां पे अगर कोई किसी सिटी को चांस मिलता है तो सिटी का रातों रात काया पलट जाएगी भाई साहब, रोड ऐसे डेवलप हो जाएंगे। अगर अभी 26 नवंबर को अनाउंसमेंट होने वाली है ना कॉमनवेल्थ गेम अहमदाबाद में होगा, अगर ये कंफर्म हो जाता है कि अहमदाबाद में होगा, भैया 27 नवंबर से ही रोड आपका रोड हो गया, कॉलोनीज हो जाएंगे, पूरा अहमदाबाद को चकाचक कर दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है ना भाई, तो डेफिनेटली फर्क तो वहां पे पड़ता ही है। क्लियर है पॉइंट बच्चों, चलिए अब देखते हैं अगर ये रिकमेंडेशन ये जो रिकमेंडेशन है अगर प्रूफ हो भी जाती है, यानी कि अगर अहमदाबाद की बात करें नहीं भी होता है, ठीक है, तब भी रिकमेंडेशन तो है ना, तो ये रिकमेंडेशन इंडिया के इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैनशिप को शो कर रहा है, लीडरशिप को शो कर रहा है, कहीं ना कहीं भाई लीडरशिप में है तभी तो पार्टिसिपेट कर रहा है ना, तभी तो वो अपने आप को होस्ट बनाने के चक्कर में है ना, अदरवाइज लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती तो हम लोग खाली पार्टिसिपेट करते और आ जाते। तो नो डाउट जब ये डिसीजन किया जाएगा कॉमनवेल्थ कहाँ पे होगा वो तब की बात है, बट रिकमेंडेशन किया गया है, यही बताता है कि इंडिया स्पोर्ट्समैनशिप को अच्छा बढ़ावा देता है ना। अगला आर्टिकल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बर्थ एनिवर्सरी 2025। ठीक है, अब देखिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जो 15 अक्टूबर को बर्थ एनिवर्सरी है, इनको हम लोग द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं का जन्म दिवस हम लोगों ने सेलिब्रेट किया 15 अक्टूबर को। क्लियर पॉइंट, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एंड द पीपल्स प्रेसिडेंट, और लोगों के प्रेसिडेंट कहे जाते हैं। ये इतना महान इनका व्यक्तित्व है कि इन्होंने अपने बारे में कभी भी नहीं सोचा भाई, हमेशा इंडिया के बारे में सोचा। डीआरडीओ से लेकर के पोखरण का जो टेस्ट है उस टेस्ट तक इन्होंने इंडिया को मजबूती देने की कोशिश की, लेकिन भगवान है, ठीक है, जल्दी बुला लिया, कहते हैं ना अच्छे इंसानों को भगवान जल्दी बुला लेता है, इसलिए अब्दुल कलाम जी को जल्दी बुला लिया गया। ठीक है, द डे रिफ्लेक्ट्स हिज डेडिकेशन टू एजुकेशन, ये दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, बताते हैं कि उनका डेडिकेशन एजुकेशन के प्रति कैसा था, साइंस के प्रति कैसा था, इनोवेशन के प्रति कैसा था, यूथ एम्पावरमेंट के प्रति कैसा था। मिलियंस से ज्यादा ख्वाबों को ये सपनों को ये उड़ान भर देते थे, इतना इनमें तेज था, इतना इनके चेहरे पे कहते तेज एक दिखाई दे रहा है कि भाई चमक दिखाई दे रही है भाई पूरे देश के लिए। तो यहाँ पे अब्दुल कलाम का जो लेगेसी है, विरासत है, इंडिया सदियों तक नहीं भूल सकता है। चलिए, तो इनका जन्म दिवस जो था 1931 में रामेश्वरम में हुआ था। इनके पिताजी एक बोट के मालिक थे और मछुआरे थे, मछली पकड़ा करते थे। इंडिया के 11 प्रेसिडेंट बने और 2002 से लेकर 2007 के बीच में, और उसके बाद ये यूनाइटेड नेशन मार्क्स दिस डे एज द इंटरनेशनल डे ऑफ द रूरल वुमेन। इस दिन को 15 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन ने रूरल वुमेन के डे के रूप में, या फिर मिसाइल मैन ऑफ इंडिया अब्दुल कलाम जी के नाम के ऊपर यूनाइटेड नेशन में भी इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। और जो रूरल वुमेन का अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये रूरल वुमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए यूएन ने इनको रिकमेंड किया हुआ है कि इनके जो बर्थडे है 15 अक्टूबर को, इनके बर्थ डेट को हम लोग यूनाइटेड नेशन ने अगर डिक्लेयर किया तो डेफिनेटली पूरे 193 कंट्रीज के अंदर इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। यानी कि 193 कंट्रीज को किस डे में सेलिब्रेट करेंगी, इस दिन को, इंटरनेशनल डे फॉर द रूरल वुमेन। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको इनके बारे में पढ़ाया जाता है, इनके हाइलाइट्स को दिखाया जाता है कि भाई ये किस तरीके से इन्होंने साइंस को जिंदा किया, किस तरीके से साइंस को सस्टेन किया, किस तरीके से इन्होंने परमाणु बॉम्ब फेंके, किस तरीके से डीआरडीओ में रक्षा इक्विपमेंट्स बनाए, हर चीज के बारे में हम लोग यहाँ बताते हैं। तो इनके कुछ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में देख लेते हैं। ठीक है,
इसरो इसरो के SLV थर्ड प्रोजेक्ट, जिसको रोहिणी लॉन्च कहा जाता है, 1980 में इनके द्वारा किया गया। DRDO का मिसाइल प्रोग्राम अग्नि, पृथ्वी, ये सब इन्हीं के द्वारा किया गया। इन्होंने सबसे अहम रोल निभाया। पोखरण का जो सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 1998 में 10 मई को, तो इन्हीं के अंडर में हुआ था, इन्होंने ही करवाया था। इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, अरे सारे के सारे अवार्ड इनको दिए जा चुके हैं यार, हर तरीके का अवार्ड। अगर ये ना होते तो हम आज परमाणु शक्ति नहीं बन पाते। एंड एट दैट टाइम अटल बिहारी वाजपेयी दोनों ने मिलकर ही ये परमाणु शक्ति भारत को बनाया था। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और ये हमारे उस टाइम राष्ट्रपति नहीं थे, राष्ट्रपति ये 2002 में बने थे। साइंटिस्ट थे हमारे इसरो के। ठीक है बच्चों, चलिए अब्दुल कलाम ने जो किताबें लिखी हैं उनकी बात करते हैं। बुक किताबें लिखी थी इग्नाइट मैन, ठीक है, विंग्स ऑफ फायर एंड इग्नाइट मैन, ये लिखा। उसके बाद एक और किताब लिखी इनके एक और किताब लिखी गई थी इनके बारे में, ठीक है। और इनका जो 27 जुलाई को इनका 2015 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए तो 27 जुलाई 2015 को इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसी के साथ इनका जो पूरा एक कहा जाता है एक युग खत्म हो जाता है। एक पूरा का पूरा युग के लिए पूरा युग, कई सदी खत्म हो जाती है, कई सदियों का ज्ञान खत्म हो जाता है, इन्हीं के साथ चला जाता है अब्दुल कलाम के साथ। ठीक है, इनको जो किताब लिखी थी, ठीक है, विंग्स ऑफ फायर एंड इग्नाइटेड माइंड, इनकी बायोग्राफी, इनके बारे में सारा कुछ लिखा गया हुआ है। क्लियर अपन बच्चे यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। अगला, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा साइंस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद भारत भवन भोपाल। NSD जो है, देखो NSD, ठीक है, NSD और भोपाल, ठीक है, NSD मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, और भोपाल, ठीक है बच्चों, भोपाल का भारत भवन, भोपाल का भारत भवन, ये दोनों ड्रामा से रिलेटेड स्कूल्स हैं। और इन दोनों ने क्या किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, MOU साइन किया है। ठीक है, और ये दोनों मिलकर के अब साथ में ड्रामा करेंगे, साथ में मिलकर के थिएटर करेंगे, साथ में मिलकर के अपने कल्चर को रीस्टोर करेंगे, अपने कल्चर को शेयर करेंगे। तो जो NSD जो न्यू दिल्ली और भारत भवन भोपाल हैज साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू प्रमोट रीजनल थिएटर। रीजनल थिएटर को भोपाल का इंदौर में, भोपाल का दिल्ली में हो रहा है, दिल्ली का भोपाल में हो रहा है। कल्चरल कोलैबोरेशन करेंगे ये दोनों, यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी आर्ट परफॉर्मेंस की। उसके बाद इनके पार्टनरशिप जो ये करेंगे, तो ये आपका कल्चरल इकोसिस्टम को डेवलप किया जाएगा, कल्चरल इकोसिस्टम को और ज्यादा मजबूत किया जाएगा। यहाँ का कल्चर यहाँ जाएगा और यहाँ का कल्चर यहाँ जाएगा, दोनों एक साथ मिल करके कल्चर को, अपनी विरासत को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखिए NSD जो है 1959 में स्टैब्लिश किया गया था, और किसके अंदर में, संगीत नाटक एकेडमी के अंदर में। ये इंडिया का प्रीमियर थिएटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, थिएटर करवाता है, जो होता है ना नाटक वगैरह करते हैं हम लोग, तो वो थिएटर इंस्टीट्यूट है। उसके बाद बात करें भारत भवन, जो 1982 में भोपाल वाला किया गया था, इसको स्टैब्लिशमेंट किया गया था, और ये भी थिएटर के लिए किया गया था। यानी कि ये मल्टी आर्ट कॉम्प्लेक्स हुआ करता था। यहाँ पे विजुअल आर्ट्स, लिटरेचर, म्यूजिक, थिएटर, इन सब की शिक्षा दी जाती है। चलिए, जो कोलैबोरेशन होगा, इसमें वर्कशॉप किए जाएंगे दोनों संस्थानों के द्वारा, जॉइंट प्रोडक्शंस होंगे, कल्चरल एक्सचेंज होंगे। जो हमारा कल्चर भोपाल में दिखाया जाएगा, भोपाल का कल्चर दिल्ली में दिखाया जाएगा, तो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम भी किए जाएंगे। ठीक है, NSD दिल्ली कैंपस और भारत भवन के बीच में। ठीक है, इट विल सपोर्ट फोक थिएटर। फोक थिएटर का मतलब स्थानीय, जहाँ पे हम लोग कहानियां बताते हैं, थिएटर की कहानियां बताते हैं, थिएटर की फॉर्म में वहाँ के फोक जो स्थानीय कहानियां सुनाते हैं, किसी राजा महाराजा की कहानी हो गई, या कई जगह पे भगवान की कहानी हो गई, देवी देवताओं की कहानियां हो गई, तो इसको भी यहाँ पे प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल प्ले भी किए जाएंगे, और इससे कल्चरल डाइवर्सिटी बढ़ेगी और क्रिएटिव इनोवेशन बढ़ेगा हमारे आर्ट फॉर्म के अंदर। कल्चरल डाइवर्सिटी डेफिनेटली बढ़ेगी, क्योंकि भाई साहब यहाँ एक दूसरे को, कल्चर को हम लोग सपोर्ट करें, एक दूसरे कल्चर को हम लोग अपना रहे हैं, अपना कल्चर उनको दे रहे हैं, तो कल्चरल तो डाइवर्सिटी बढ़ेगी ना भाई। वहाँ पे 2 कल्चर है, 4 यहाँ से चलेगा, वहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ पे 4 है, वहाँ से 8 आ गया, ठीक है, 12 हो जाएगा, इस तरीके से। तो जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ना, एक गैप को खत्म कर देगा दोनों के दोनों इंस्टीट्यूशंस के। यहाँ पे दोनों के दोनों इंस्टीट्यूशंस के एक्सपर्ट मिलेंगे, क्रिएटिविटी शेयर करेंगे। ट्रेडिशनल इंडियन थिएटर जो है अभी हमारा पुराना चला रहा था, उसमें थोड़ा और एनर्जी आएगी, मॉडर्नाइजेशन आएगा, और आगे चल के ये दोनों
एक ऑडियंस क्रिएट करेंगे, वो ऑडियंस को ट्रांसफर होगा हर तरीके का कल्चर, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ काम करके जो मल्टी कल्चरल एक प्लेटफॉर्म तैयार कर चुके होंगे, तो इंडिया के कल्चर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू बिल्ड रोड यूजिंग वेस्ट मटेरियल। अभी देखिए जो NHAI जो बनाया गया था आपका 1988 में NHAI बनाया गया था। इसने क्या किया है, एक रोड बनाने का प्लान किया है। कितना? 1000 किलोमीटर का रोड बनाने का प्लान किया है। क्लियर पॉइंट याद रखना। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये वेस्ट मटेरियल से बनाया जाएगा, जैसे प्लास्टिक वगैरह हो गया तो उससे बनाया जाएगा। तो इसका थीम जो है वो क्या है, वेस्ट टू वेल्थ इसकी थीम है। ठीक है, यानी वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट कर देना। क्लियर है पॉइंट। तो अभी इसने टारगेट रखा है कि तकरीबन 1000 किलोमीटर रोड हम लोग वेस्ट से बनाएंगे और 2027 तक इसको हम लोग बना चुके होंगे। वेस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे प्लास्टिक का वेस्ट हो गया या फिर जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया जो कि हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। रोड बिछा दो ना, रोड बना दो, उसका क्या दिक्कत है। तो इस तरीके के रोड बनाएंगे जिससे कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप होगा ही होगा, हमारा एनवायरमेंट पॉल्यूशन भी कम होगा, पॉल्यूशन पे भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा प्लान है वेस्ट टू वेल्थ, जो हमारा वेस्ट टू वेल्थ एक मिशन है, एक विजन है, उसको दिखाते हैं। ग्रीन हाईवे मिशंस के अंडर इसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, यानी कि हाईवे को ग्रीन बनाओ भैया, घास फूस नहीं, पॉल्यूशन फ्री बनाओ। ठीक है, इट फॉलोज पायलट प्रोजेक्ट इन दिल्ली में, पुणे में, चेन्नई में, ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको बनाया गया। मतलब पायलट प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, हम देखते हैं कि चलो भैया ट्रायल लेके देखते हैं, ट्रायल प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुल हो गया तो पूरे इंडिया में लगा देंगे, वरना नहीं। तो पायलट प्रोजेक्ट अभी आपका चेन्नई, पुणे और दिल्ली में स्टार्ट किया गया है इसका। उसके बाद जो और इस प्रोजेक्ट में, ठीक है, पायलट प्लास्टिक के जो मिक्स मटेरियल हो जाएंगे या फिर एसफल्ट रोड वगैरह बनाए जाएंगे, ये वेस्ट से ही बनाया जा रहा है, वो वेस्ट जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं होगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम कचरा वचरा सब्जी के छिलके फेंक रहे, फ्रूट नहीं, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा ना, उन्हीं को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अभी NHAI ने इशू किया है नए गाइडलाइंस, ठीक है, फॉर इंटीग्रेटिंग वेस्ट रिग्रेशन, मटेरियल टेस्टिंग एंड क्वालिटी मॉनिटरिंग इन कंस्ट्रक्शन। ठीक है, लोकल म्युनिसिपल बॉडी जो नगर निगम वाले हैं वो भी इसके सपोर्ट में खड़े रहेंगे। इट विल प्रोवाइड वेस्ट, नगर निगम क्या करेगा, घरों से यहां से वेस्ट इकट्ठा करके कहां पे लेके जाएगा, जहां पे रोड वगैरह बनाए जा रहे हैं। ठीक है, प्राइवेट कंपनियां भी, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स भी यहाँ पे आएंगे, अपना बोली लगाएंगे और उनको कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड किया जाएगा। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं। अब ये रीयूजेबल रोड मटेरियल जो कलेक्ट किया जाएगा अलग अलग घरों से, जैसे मान लो बहुत सारे घर हैं, कचरे के जो आती है ना गाड़ियां, उसमें इकट्ठा किया जाएगा और वहां से लेके जाया जाएगा जहां पे रोड का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा, लैंडफिल प्रेशर कम हो जाएगा। लैंडफिल का मतलब जहाँ पे हम लोग कचरा फेंकते हैं ना, देखना जो शहरों के बाहर बड़े बड़े कचरा डंपिंग ग्राउंड होते हैं, उसमें प्रेशर कम हो जाएगा। और इंडिया जो अपना नेट जीरो एमिशन टारगेट लेके चल रहा है 2070 तक, वो फुलफिल करने के रास्ते में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए, तो डेफिनेटली NHAI का जो प्लान है एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट हो रहा है हमारा, एक सर्कुलर इकोनॉमी बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ठीक है, सर्कुलर बेस्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, इंश्योरिंग इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन हो रही है, कोई पॉल्यूशन को नुकसान नहीं हो रहा है, वेस्ट रिडक्शन हो रहा है। वेस्ट रिडक्शन है, कितना सारा कचरा फैला रहता है, वो सारा कचरा हम लोग कहाँ पे यूज कर रहे हैं, रोड बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारे पॉल्यूशन को हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, नाउ अगला DRDO एंड SECI यानी सेकी कोलैबोरेट्स ऑन डिफेंस सोलर प्रोजेक्ट। अभी देखिए यहाँ पे DRDO है और सेकी है। सेकी का मतलब क्या होता है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, ये आपका सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और DRDO का मतलब डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों ने मिल करके कोलैबोरेट किया है किसमें, डिफेंस सोलर प्रोजेक्ट में। डिफेंस सोलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का फैसला लिया है, या फिर दोनों ने मिलकर साथ काम करने का फैसला लिया है। अब देखिए न्यूज में क्यों है, DRDO हो गया और आपका सेकी हो गया, इन दोनों ने MOU साइन किया है क्या करने के लिए, सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट। सोलर एनर्जी का मतलब जो सनलाइट है उससे एनर्जी प्रोडक्शन करना, उससे बिजली प्रोडक्शन करने के लिए, बिजली उत्पादन करने के लिए दोनों ने हाथ मिलाया है। किसने, DRDO और सेकी ने। चलिए
अब देखिए डीआरडीओ जो है फंक्शन करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड फोकसेस ऑन द एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर द डिफेंस एप्लीकेशन। डीआरडीओ क्या करता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है और हमारे भारत के जो आर्मी हो गए, एयरफोर्स हो गए, नेवी के लिए रक्षा उपकरण बनाता है, चाहे आईएनएस बना लिया या फिर हेलीकॉप्टर बना लिए, फाइटर जेट्स बना लिए, जो आपका वेपन सिस्टम्स बना लिए, तो ये काम करता है। क्लियर है पॉइंट। उसके बाद सेकी जो है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, सेकी आता है। ये इंडिया की नोडल एजेंसी है फॉर इंप्लीमेंटिंग सोलर प्रोजेक्ट। ठीक है, एसईसीआई सोलर प्रोजेक्ट को ही इंडिया में फैलाने के लिए बनाया गया है, यानी ये सोलर प्रोजेक्ट पर ही काम करेगा। और इसी सोलर प्रोजेक्ट के लिए इसने क्या किया है, कोलैबोरेट कर लिया है डीआरडीओ से। अब देखिए जो कोलैबोरेशन होगा वो क्या होगा, 500 मेगावाट सोलर एनर्जी बनाई जाएगी, ठीक है, डीआरडीओ लैब्स के लिए। याद रखें कितना, 500 मेगावाट की एनर्जी बनाई जाएगी डिफेंस बेसिस, और डिफेंस बेसिस जो डीआरडीओ के हैं उसके लिए। ठीक है बच्चे, द नेक्स्ट 3 इयर्स, अगले 3 सालों में इससे क्या होगा, तो फॉसिल फ्यूल के ऊपर जो डिपेंडेंसी है ना हमारी कम हो जाएगी, एनर्जी सेल्फ रिलायंस हमारा बढ़ जाएगा, अनइंटरप्टेड क्लीन पावर सप्लाई टू स्ट्रेटेजिक डिफेंस जोन। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डिफेंस जोन्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट डिफेंस जोन है, ठीक है, याद रखना, वो आपके बढ़ जाएंगे, उसमें आपका सोलर एनर्जी को हम लोग लेके जाएंगे। और ये इंपॉर्टेंट डिफेंस जोन है जहां पे लाइट पहुंच ही नहीं पाती है, तो वहां पे हम लोग यानी कि तार वार नहीं बिछा के इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचा सकते हैं, तो वहां पे हम लोग सोलर एनर्जी को पहुंचा सकते हैं। यानी कि जो हमारे स्ट्रेटेजिक डिफेंस जोन है वहां पे बिजली कैसे पहुंचाई जाएगी, तो सोलर एनर्जी के जरिए हम लोग वहां पे पहुंचा सकते हैं, और ये कोलैबोरेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ये ग्रीन डिफेंस विजन को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसमें क्या होगा, इंटीग्रेट किया जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी को नेशनल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। यानी कि सेकी जो है सोलर एनर्जी के लिए काम करती है और डीआरडीओ डिफेंस के लिए काम करती है। तो डिफेंस फील्ड में सोलर एनर्जी का क्या इस्तेमाल हो सकता है, कैसे इस्तेमाल हो सकता है, ये सब कुछ ये दोनों मिलकर के आगे काम करने वाले हैं। ठीक है, ये एक माइलस्टोन के तौर पे सेट हो रहा है हमारे इंडिया के सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ, क्योंकि देखो यार ऐसे डिफेंस सेक्टर का मतलब क्या है भाई, बॉर्डर पे ज्यादातर काम करना है, ठीक है, और हमारे लद्दाख जैसे ऐसे ऐसे बॉर्डर पे जहां पे बिजली नहीं पहुंच पाई है अभी, तो वहां पे क्या सोलर एनर्जी पहुंचा दो। तो ये बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है हमारे इंडियन डिफेंस सिस्टम को स्ट्रांग बनाने का, और अच्छा काम ये दोनों करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।